नमस्कार। आज हम अपने पाठ हमारे आसपास के पदार्थ का तीसरा भाग लेकर आए हैं। उससे पहले मैंने इस पाठ के पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो बनाया था। उसमें हमने अलग अलग जानकारी प्राप्त की थी। तो जिन भैयाओं ने हमारे द्वारा बनाई गई या हमारे द्वारा पढ़ाई गई इस पाठ का पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो एक दो बार देख लीजिए आप, और उसके बाद आपको यह तीसरा भाग आसानी से समझ में आएगा। हमारे इस तीसरे भाग को पढ़ने से पहले भाग 2 में हमने जो समझा था उसके बारे में थोड़ी सारांश जानकारी। हमने अपने दूसरे भाग में पढ़ा था पदार्थ की अवस्था परिवर्तन और उसके कारण। तो किसी भी पदार्थ को अवस्था परिवर्तन करने के लिए ऊष्मा देकर के, ताप देकर के उसकी अवस्था को परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ठोस पदार्थ और उसको हम गर्म करते हैं तो उस द्रव में बदल जाता है, और द्रव है और हम उसको गर्म करते हैं तो गैस अवस्था में बदल जाता है। और इसके बारे में हमने अवस्था परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें तापमान, गलनांक, क्वथनांक, इनके बारे में पढ़ा। आज हम अपने तीसरे भाग में पढ़ते हैं वाष्पीकरण और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पीकरण किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करने के लिए केवल ताप देकर के, दाब लगा करके उसकी अवस्था परिवर्तन करना। इसके अलावा हम और तरीके से भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का उदाहरण सामान्यतः हम जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हम जल को ऐसे खुला वायु में छोड़ देते हैं तो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। तो वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया होती है। अगर हम इसको खुले में छोड़ देते हैं तो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो हम एक वाष्पीकरण की अच्छे से परिभाषा जान लेते हैं कि द्रव के क्वथनांक से कम ताप पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। तो वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। जैसे मान लीजिए समुद्र का पानी, या हमने किसी थाली या कटोरे में पानी लिया है, यह द्रव की या जल की ऊपरी सतह है जिससे ये ऊष्मा ग्रहण करते हैं और वाष्प के रूप में ऊपर उठ जाते हैं। तो यह वाष्पीकरण सतही प्रक्रिया होती है। इसमें द्रव के क्वथनांक से कम ताप पर द्रव से वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। अब वाष्पीकरण जो होता है उसको प्रभावित करने वाले कारक।
वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें पहला हम कारक पढ़ते हैं सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल। दूसरा कारक तापमान, वृद्धि। तीसरा आर्द्रता। और चौथा वायु की गति। तो प्रमुख रूप से वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक हैं: सतही क्षेत्रफल, तापमान में वृद्धि, आर्द्रता और वायु की गति। अगर पहला एग्जांपल लेते हैं सतही क्षेत्रफल। सतही क्षेत्रफल से अगर किसी भी पदार्थ की सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। इसके हमने अपने दैनिक जीवन में विभिन्न एग्जाम्पल देखे। जैसे हम जब कपड़े धोते हैं तो कपड़े सुखाते हैं तो उसमें उस कपड़े को पूरा फैला करके सुखाते हैं, क्योंकि जितना क्षेत्रफल अधिक होगा वाष्पीकरण उतना ही अधिक होगा और कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल, हम चाय कॉफ़ी जो पीते हैं तो उसको एक कप में पीते हैं तो उसकी मतलब जल्दी ठंडी नहीं होती है, तो हम उसको पीने में थोड़ी कठिनाई होती है। और उसी कॉफ़ी और चाय को अगर प्लेट में लेकर के लेते हैं तो उस चाय और कॉफ़ी की पदार्थ का सतही क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे हम उसको आसानी से पी सकते हैं। तो सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है और घटती है। तो सतही क्षेत्रफल बढ़ाते हैं सतही क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। दर बढ़ती है। इसके एग्जांपल, चाय कॉफी कप की अपेक्षा प्लेट में आसानी से पी सकते हैं। तो सतही क्षेत्रफल बढ़ने से पदार्थ की वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, जिससे हम उसको आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। और वाष्पीकरण की दर बढ़ने से मान लीजिए अगर हम कपड़े हैं तो कपड़े को अगर हम फैला के सुखाते हैं तो आसानी से सूख जाते हैं, अगर हम उसको ऐसे रख दें तो आसानी से नहीं सूखते। तो सतही क्षेत्रफल बढ़ाने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है और सतही क्षेत्रफल घटता है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। दूसरा हमारा कारक है तापमान में वृद्धि। अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो पदार्थ की वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, क्योंकि अत्यधिक ताप होने से पदार्थ के कण ऊष्मा ग्रहण करके वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं और वो उड़ जाते हैं ऊपर, जिससे तापमान में वृद्धि से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। तो तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। तो तेज गर्मियों में कपड़े आसानी से सूख जाते हैं, कम गर्मी होती है सर्दियों के दिनों में कपड़े आसानी से नहीं सूखते हैं।
क्योंकि उस समय तापमान कम होता है। नेक्स्ट टॉपिक, तीसरे जो टॉपिक में अपना है आर्द्रता। आर्द्रता होती क्या है? आर्द्रता होती है वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा। तो आर्द्रता होती है वायु में विद्यमान जल वाष्प की मात्रा। वायु में विद्यमान, या हम कह सकते हैं वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। अगर आर्द्रता बढ़ती है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। जैसे सर्दियों के दिनों में, बरसात के दिनों में पर्यावरण में वैसे भी, वायु में वैसे भी जल वाष्प की मात्रा काफ़ी रहती है, तो उस समय कपड़े आसानी से नहीं सूखते हैं, तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। और तीसरा कारक है वायु की गति। इस प्रकार की वायु की गति। वायु की गति, अगर वायु की गति तेज है तो वाष्पीकरण की दर तेज बढ़ जाएगी, क्योंकि तेज वायु के वेग से पदार्थ के कण पर ऊष्मा अवशोषित करके वो आगे की ओर गति कर जाते हैं और वायु के साथ अपने साथ ले जाते हैं। तो वायु की गति तेज होती है तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वायु की गति तेज होने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तो वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया होती है। वाष्पीकरण सतही प्रक्रिया होती है और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक सतही क्षेत्रफल, तापमान वृद्धि, आर्द्रता और वायु की गति। सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। तापमान, जिसका एग्जाम्पल अपने भी क्या था कि चाय कॉफी को हम आसानी से पी सकते हैं, कपड़े सुखाते हैं, आसानी से सूख जाते हैं फैला करके। तापमान बढ़े, तापमान बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अगर तापमान ज्यादा होता है तो पदार्थ के कण आसपास की ऊष्मा को अवशोषित करके जल्दी से वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। आर्द्रता, आर्द्रता में अगर वृद्धि होती है तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। क्यों? क्योंकि वायुमंडल में ऑलरेडी जल वाष्प होती है तो वाष्पीकरण घट जाती है। और वायु की गति, तेज वायु की गति में वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, आसानी से वाष्प हो जाते हैं और कपड़े आसानी से सूख जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो अपना है वाष्पीकरण के कारण शीतल। वाष्पीकरण के कारण में शीतलता अनुभव होती है, ठंडक महसूस होती है। तो वाष्पीकरण के कारण शीतलता के कुछ एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हम लोग अपनी हथेली पर पेट्रोल, एसीटोन, एस्टोनिक, नेल पॉलिश रिमूवल पदार्थ होता है, जो अगर हम हाथ पे रख देते हैं तो इससे वो अपने हाथ की ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है और वाष्प बन करके उठ जाता है, तो हमें हथेली में ठंडक महसूस होती है। तो वाष्पीकरण की वजह से ही हमें शीतलता का अनुभव होता है। तो वाष्पीकरण के कारण शीतलता हमें महसूस होती है। ऐसे हम लोग देखते हैं कि
बर्फीले जल से भरी हुई गिलास, बर्फीला जल से भरी हुई गिलास, ठंडे पानी से भरी हुई गिलास, कि आसपास हम जल की कुछ बूंदे देखते हैं। ये जल की बूंदे कहाँ से आती हैं? तो ये जल की बूंदे जो होती हैं द्रव के पहले वायुमंडल की जो जलवाष्प होती है वो ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है, और ऊष्मा के अवशोषित हो जाने से जलवाष्प, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प यहाँ कम तापमान की वजह से आकर के इकट्ठी हो जाती है, जिससे कि वह जल की बूंदों के रूप में अपने को दिखाई देते हैं। तो वाष्पीकरण के कारण शीतलता ये होती है। तो किसी पदार्थ को खुले में रख देते हैं तो उसके पदार्थ के कण ऊष्मा को अवशोषित करके ऊपर उठ जाते हैं और पुनः वापस अपने पदार्थ की ऊष्मा को इकट्ठा करके वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं, जिससे हमें शीतलता या ठंडक फील होती है। हमने अपने अध्याय में पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं पढ़ी थी, ठोस, द्रव, गैस। मुख्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस जिसे अपन सॉलिड कहते हैं, द्रव लिक्विड, गैस गैस। इसके अलावा पदार्थ की 2 और अवस्थाएं होती हैं। एक अवस्था होती है प्लाज्मा, तो एक ठोस, द्रव, गैस। चौथी अवस्था होती है पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था। तो पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था होती है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। पदार्थ की चौथी अवस्था जो होती है उसको समझने के लिए हमें पहले ठोस, द्रव, गैस इसके बारे में पता होना चाहिए। हम जानते हैं कि ठोस जो होता है इनके कण बहुत पास पास रहते हैं और ये आपस में मजबूत रासायनिक बंध से बंधे हुए होते हैं। अगर हम ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो वे द्रव में आ जाते हैं, और द्रव को अगर गर्म करते हैं तो वो गैस अवस्था में रहते हैं। इसी प्रकार अगर हम द्रव को ठंडा करते हैं तो वह ठोस अवस्था में आ जाते हैं, वाष्प को वह ठंडा करते हैं तो द्रव अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन क्या गैस को, हम गैस को लेते हैं, गैस जो होती है उसको हम इतना अधिक ताप पे गर्म करते हैं, तापमान अधिक तापमान पे जब हम इसको गर्म करते हैं तो यह अपने आयनों में विभक्त हो जाती है, या आयनों में आवेशित हो सकती है, कह सकते हैं आयनीकृत हो जाती है, आवेशित हो जाती है या आयनीकृत हो जाती है। लाइक दिस, जैसे हम करते हैं, मान लीजिए हमने एक कंटेनर या बीकर कह सकते हैं, बंद पात्र होना चाहिए, इसके अंदर हमने गैस लिया। गैस के काम ऐसे ही बहुत दूर होते हैं, और अगर हम इसको हीट करते हैं, तो इसमें ये कण जो होते हैं अपने आप से बाहर अपने पार्टिकल, अलग पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन धन चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है। तो उस कण में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं उस समय उस मीडियम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो होती है वो बराबर होती है, जिससे वो मीडियम उदासीन रहता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन ये विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं।
विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये आयनीकृत हो जाते हैं, जिससे कि हमारी उस चमक उत्पन्न हो जाती है। उस चमक को ही हम कहते हैं पदार्थ की चौथी अवस्था, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। इसके एग्जाम्पल फ्लोरोसेंट ट्यूब, नियॉन बल्ब, नियॉन बल्ब में नियॉन गैस भरी जाती है। फ्लोरोसेंट ट्यूब में हीलियम गैस भरी जाती है। तो अगर हम इन फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये इतनी अधिक तापमान पर होते हैं जिससे कि इसके अंदर आयनीकृत हो जाती है गैसें, और आयनीकृत हो जाने की वजह से इसके अंदर से चमक उत्पन्न होती है। चमक उत्पन्न होने से ही उस पदार्थ की चौथी अवस्था बनती है, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। इसके एग्जाम्पल नियॉन बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब और प्लाज्मा टीवी। प्लाज्मा टीवी, प्लाज्मा टीवी में एक ट्यूब होती है। प्लाज्मा टीवी में एक ट्यूब होती है इस प्रकार से, जिसके अंदर गैस भरी होती है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो आयनीकृत हो जाती है। आयनीकृत होने की वजह से इसमें एक विशेष चमक उत्पन्न होती है, जिसमें हमें लाल, रेड, ग्रीन, हरा और ब्लू, ये विशेष कलर, नीला, जिसकी वजह से अपने को रंगीन पिक्चर या रंगीन चलचित्र अपने को दिखाई देते हैं। ये चमक होती है, ये प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। पदार्थ की पांचवी अवस्था, जिसका नाम है बीईसी। पदार्थ की पांचवी अवस्था जो होती है बीईसी। बीईसी, बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इसका पूरा नाम होता है। इस अवस्था को, पदार्थ की इस पांचवी अवस्था को बताने का श्रेय भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस को जाता है। उन्होंने पदार्थ की इस अवस्था के बारे में अपने को प्रयोग द्वारा करके समझाया। उन्होंने क्या किया कि उनके द्वारा एक बोसोन कण शब्द आया, बोसोन कण, बोसोन कण। ये बोसोन कण क्या होते हैं? भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने बताया कि कुछ ऐसे कण लाइक दिस अल्फा, ग्रेविटोन, पाइमेजोन, इनके चक्रण क्वांटम संख्या का मान पूर्णांक होता है। इनकी चक्रण क्वांटम संख्या का मान, चक्रण क्वांटम संख्या का मान पूर्णांक होता है। पूर्णांक जैसे 1, 2, 3, 4, ठीक है, इस प्रकार से होता है इनकी चक्रण क्वांटम संख्या का मान। इन्हीं अल्फा कण, ग्रेविटॉन, पाइमेजोन, की चक्रण क्वांटम संख्या का मान पूर्णांक होता है, अर्थात 1, 2, 3, 4 होता है। इसीलिए इन कणों को वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने खोजा था, इसलिए इनको हमने बोसोन कण कहा। क्या कहा था? बोसोन कण। तो बोसोन कण के बेस पर ही एक पदार्थ की और अवस्था के बारे में उन्होंने बताया कि ये जो कण होते हैं ऐसे दूर दूर होते हैं। अगर हम इसको दबा करके एकदम पास लेके आते हैं, एकदम इसकी
तापमान को कम करके, दाब बढ़ा करके इनके कणों को अगर पास में लेके आते हैं तो इसकी जो एनर्जी होती है वो उच्च ऊष्मा जो होती है उच्च से निम्न अर्थात कम हो जाती है, जिससे कि उसमें एक कंडीशन बन जाती है, ये जो कंडीशन ही होती है और उस वजह से सारे के सारे कण इकट्ठा हो जाते हैं और वो सारे कण एक कण की तरह व्यवहार करते हैं, सारे के सारे कण एक कण की तरह व्यवहार करते हैं, जिसे हम कहते हैं सुपर एटम या सुपर परमाणु। इसी को हम कहते हैं बोसोन। क्या कहते हैं? बोसोन, मतलब बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो सबसे पहले इसको सत्येंद्रनाथ बोस ने बताया था और इसको वेरीफाई किया था आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, इसलिए इसका संयुक्त रूप से नाम पड़ा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के एकदम सामान्य से परिभाषा से जाने तो सामान्य वायु को अधिक कम ताप पर ठंडा करते हैं तो बीस तैयार होता है, बीसी तैयार होता है। इसे बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहते हैं। अर्थात सामान्य वायु के 1,00,000वें कण की जितने कम ताप पर उसको ठंडा करते हैं, मतलब -273.1615 कैलोरी, या हम कह सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम तापमान पर उसको ठंडा करते हैं तो एक अवस्था तैयार होती है जिसे अपन कहते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो इस प्रकार से हमारे पदार्थ की टोटल 5 अवस्थाएं होती हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव, गैस, प्लाज्मा और बीएससी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट 1924 में सत्येंद्रनाथ बोस ने लिखी। सत्येंद्रनाथ बोस ने इसको समझाया था और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको वेरीफाई किया था, इसलिए इसका संयुक्त रूप से नाम पड़ गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो अपने आज के इस अध्याय में यहाँ तक कि बाकी सब लोग अगली बार सभी भैयाओं से निवेदन है कि अपना भाग 1, 2 पढ़ें, फिर ये पढ़ें, जिससे आपको आसानी से चैप्टर समझ में आ जाएगा। और इस प्रकार नमस्कार, धन्यवाद।